हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक जैन। तो आज हम बच्चों डिस्कस करेंगे क्या, डेंसिटी डिस्कस करेंगे। डेंसिटी होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल में, है ना। देखो, अगर डेंसिटी का अगर आप मुझसे हिंदी में मतलब पूछोगे ना, इसका हिंदी में मतलब होता है घनत्व यानी घनापन। देखो यहीं से मतलब निकल के आएगा, घनापन। जैसे आपने सुना होगा कि आसमान में, जैसे पिक्चर में कोई हीरो बोलता है देखो आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। सुना है कि नहीं सुना कि आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। घने बादल से क्या मतलब होता है कि बादल क्या है, आसमान में बहुत सारे हैं और सारे के सारे पास पास हैं। घने बादल का मतलब क्या होता है, बादल क्या है, पास पास हैं सारे, तो होते हैं घने बादल। तो डेंसिटी का अगर आसान भाषा में मतलब क्या होता है, घनापन। यानी जो चीज, जिस मैटर के पार्टिकल्स जितनी पास होंगे, जितना पास पास होंगे, ऐसे देखो, जितना पास पास होंगे उस मैटर की डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। उस मैटर की डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। जिस चीज के पार्टिकल्स, मैटर मतलब कोई भी चीज, जिस चीज के पार्टिकल जितनी ज्यादा पास पास होंगे उस चीज की डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। एग्जाम्पल के तौर पर, है ना, कोई कमरा था ए, तो मैंने बच्चों क्या करा, उसमें मैंने कोई गैस थी, उस गैस के 12 पार्टिकल इसमें लाके रख दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्टिकल्स कमरे में लाके रख दिए। अब मैंने क्या करा, एक बड़ा सा कमरे लेके आया, उसका कमरे का नाम था बी। अब मैंने क्या करा, सेम गैस के 12 पार्टिकल इस कमरे में लाकर रखे। कितने पार्टिकल, 12 पार्टिकल्स, कुछ इस तरह से। अब कोई कमरा था, इससे बड़ा कमरा था, उस कमरे का नाम था सी। उस कमरे का नाम क्या था, सी था। ये कमरा था, इस कमरे का नाम था सी। इस कमरे में मैंने क्या करा, गैस के 12 पार्टिकल्स रखे। तो आप बताओ घनापन कौन से कमरे में जाता है गैस का। ये कमरा है, कमरा नंबर सी। ये कमरा है, कौन सा है, सी कमरा है। तो आप बताओ घनापन यानी डेंसिटी कौन से गैस की ज्यादा है, ए वाले कमरे की या बी वाले कमरे की या सी वाले कमरे की। घनापन यानी पार्टिकल कितने पास पास है, उसी को कहता है घनापन। जितने ज्यादा पार्टिकल्स पास पास होंगे घनापन उतना ज्यादा होगा, यानी उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि बताओ घनापन कौन से कमरे में ज्यादा है, कौन से कमरे में पार्टिकल्स पास पास हैं। जाहिर सी बात है, कमरे ए में पार्टिकल्स पास पास हैं, घनापन यहां पर ज्यादा है, यानी कमरे ए, जो ए कमरे में जो गैस है उसकी डेंसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। क्या होगी, डेंसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। और जबकि अगर आप पूछो घनापन सबसे कम किसमें, सबसे कम उसमें होगा जिसमें पार्टिकल दूर दूर होंगे। तो आप देखो कमरा नंबर सी में पार्टिकल सबसे ज्यादा दूर दूर है, तो जो गैस कमरे सी में है उसकी डेंसिटी होगी सबसे कम, है ना। डेंसिटी का मतलब ही होता है किस मैटर के पार्टिकल कितनी पास पास हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि जो डेंसिटी है
ए की सबसे ज़्यादा है, बी की कहीं बीच में है और सी की सबसे कम है ना। सबसे ज़्यादा ए की है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाए ना, सबसे ज़्यादा ए की है, ए से कम बी की है, सबसे कम सी की है। क्लियर हो गया? अच्छा, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ किस डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी है, सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की? आप बताओ डेंसिटी सॉलिड की, लिक्विड की या गैस में से सबसे ज्यादा किसकी है? सॉलिड, लिक्विड, गैस में से डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी है? बताओ भाई। हम जानते हैं जो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। मान लो 12 पार्टिकल्स हैं, कुछ इस तरह चिपके हुए होंगे। ये क्या है? सॉलिड। जबकि लिक्विड में क्या होगा? यही 12 पार्टिकल थोड़े दूर दूर होंगे, ये होगा लिक्विड। और जबकि गैस में क्या होगा? यही 12 पार्टिकल्स बच्चों और दूर दूर होंगे, और दूर दूर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो आप बताओ डेंसिटी किसकी ज्यादा है? घनापन कहां पर ज्यादा लग रहा है आपको? सॉलिड की ज्यादा है कि लिक्विड की ज्यादा है कि गैस की ज्यादा है? ये लिक्विड है, लिक्विड। और ये है क्या? गैस। ये है क्या? गैस। तो आप बताओ घनापन कहां पर ज्यादा है, पार्टिकल्स कहां पर ज्यादा पास पास हैं? आप कहोगे जी सर घनापन यहां पर ज्यादा है, यानी डेंसिटी यहां पर ज्यादा है, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होगी। सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी? गैस की होगी, क्योंकि यहां पर पार्टिकल सबसे ज्यादा दूर दूर है। और सॉलिड और गैस के कहीं बीच में लिक्विड की डेंसिटी होगी। यानी यहां से आपको पता लग रहा है कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी थोड़ी सी कम होती है सॉलिड से, और गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है ना। गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है, तो यहां से आप नोट कर लेना सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, सॉलिड से कम लिक्विड की, सबसे कम गैस की। तो लिखो जो डेंसिटी होती है, जो डेंसिटी होती है सबसे कम होती है, सबसे ज्यादा होती है सॉलिड की, फिर होती है लिक्विड की, फिर होती है सबसे कम होती है गैस की। बात क्लियर है इतनी? बात क्लियर है इतनी आपको? चलिए अच्छा, ये बात नोट कर लेना। थोड़ा और आगे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, है ना। करो, नोट करो। अच्छा, एक बच्चों सिलेंडर था, क्या था? एक था सिलेंडर, इसमें कोई गैस भरी हुई थी। कोई गैस भरी हुई थी, इसको मैंने पिस्टन रख रखा था इसके ऊपर। अब मैंने क्या करा, इस गैस को गर्म करना शुरू करा। क्या करना शुरू करा? इस गैस को गर्म करना शुरू करा कुछ तरह से। क्या करना शुरू करा? गर्म करना शुरू करा इस गैस को। ठीक है, अगर गैस को आप गर्म करना शुरू करोगे तो आप जानते हो अगर गैस गर्म होगी तो गैस के पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। गैस के पार्टिकल्स के पास क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ जाएगी तो ये गैस के पार्टिकल्स क्या करेंगे? फैलना शुरू होंगे, फैलना शुरू होंगे। यानी ये पिस्टन सरक के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। ये पिस्टन धीरे धीरे क्या होगा? ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो सिचुएशन कुछ इस तरह से होगी, सिचुएशन कुछ इस तरह से होगी।
है ना। ये 12 पार्टिकल कुछ इस तरह से फैल जाएंगे, 4 5 6 7 8 9 है ना। ठीक, तो आप बताइए कौन से केस में डेंसिटी ज्यादा है या कम है या दोनों में बराबर है। आपको बताना है पहले वाले केस में डेंसिटी ज्यादा है कि दूसरे वाले केस में डेंसिटी ज्यादा है कि या दोनों में बराबर है। आप क्या कहोगे सर, आपने बताया डेंसिटी का मतलब होता है घनापन। पार्टिकल जितनी ज्यादा पास पास होंगे डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। आप कहोगे सर गर्म करने से पहले गैस के पार्टिकल पास पास थे, तो यानी इस वाली गैस की डेंसिटी ज्यादा है। गर्म होने के बाद क्या होगा, गैस फैल गई, गैस फैल गई यानी पार्टिकल दूर दूर हो गए, यहां पर घनापन कम हो गया यानी डेंसिटी कम हो गई, है ना। यानी बच्चों एक बात नोट कर लेना कि गर्म करने पर, किसी भी चीज को गर्म करने पर उसकी डेंसिटी कम होती है। क्या बोला मैंने, किसी भी चीज को गर्म करने पर उसकी डेंसिटी कम होती है, पार्टिकल्स दूर दूर जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर गैस थी, गैस को अगर गर्म करा तो गैस के पार्टिकल दूर दूर हो गए यानी इसकी डेंसिटी कम हो गई। तो नोट बनाकर लिखो, ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग, समझ में आ रहा है ना आपको, डेंसिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस ऑन हीटिंग, कोमा डेंसिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस, गर्म करने पर गैस की डेंसिटी कम होती है ना। गर्म करने पर गैस की डेंसिटी कम होती है। अब बच्चों मेरा एक क्वेश्चन है, आप देखते हो रसोई में खाना पकाते हो, रसोई में क्या लगी होती है, चिमनी लगी होती है, चिमनी लगी होती है रसोई में। चिमनी क्या काम करती है, जो रसोई में गर्म हवा होती है, जो खाने की गर्म हवा होती है उसको बाहर निकालने का काम करती है। जो खाने की गर्म हवा होती है उसको बाहर निकालने का काम करते हैं कौन, चिमनी। आपने देखो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में चिमनी लगी होती है, होटल्स में चिमनी लगी होती है, तो क्या करते हैं, गर्म हवा को बाहर निकालने का काम करती है। अच्छा, तो आप बताओ, एक है नॉर्मल हवा, एक है नॉर्मल हवा, एक है चिमनी की हवा, चिमनी की हवा। आप बताओ कौन सी हवा की डेंसिटी ज्यादा होगी, नॉर्मल हवा की या चिमनी की हवा की। कौन सी हवा की डेंसिटी ज्यादा होगी, नॉर्मल हवा की या चिमनी की हवा की। आप कहोगे कि सर चिमनी की हवा आपने बताया क्या होती है, गर्म होती है, गर्म गर्म होती है, यानी गर्म हवा, अगर चिमनी की हवा गर्म है तो इसकी डेंसिटी तो कम होगी, इसकी डेंसिटी कम है, तो जाहिर सी बात है इसकी डेंसिटी हवा के मुकाबले कम है, तो इस हवा के मुकाबले इस वाली हवा की डेंसिटी ज्यादा होगी। तो नॉर्मल हवा की डेंसिटी चिमनी वाली हवा की अपेक्षा ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। इतनी बात आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी, है ना। तो बच्चों अब हम बात करते हैं डेंसिटी के फॉर्मूले की। ये तो मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया, डेंसिटी होता क्या है महसूस करा दिया। अब बात करते हैं वैज्ञानिकों के हिसाब से, वैज्ञानिकों ने डेंसिटी की डेफिनेशन क्या दी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या दिया। करम खुदाया है तूने मुझको जो पाया है, तेरे संग यारा रंग बहार। चलो बच्चों, जो वैज्ञानिकों ने डेंसिटी का फॉर्मूला दिया, वैज्ञानिक कहते हैं जो डेंसिटी होता है ना, वो तो मास और वॉल्यूम का रेशियो होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम का रेशियो होता है। जो मास की यूनिट होती है, मास को हम किस किस में नापते हैं बच्चे, एक होती है एसआई यूनिट, एक होती है सीजीएस यूनिट, दो यूनिट होती है। जो मास की एसआई यूनिट होती है वो होती है केजी, और जो सीजीएस यूनिट होती है मास की क्या होती है, ग्राम। अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम क्या होता है,
कि कोई चीज कितना स्पेस घेर रही है वो होता है उसका वॉल्यूम। कोई चीज कितना स्पेस घेर रही है वो होता है उसका वॉल्यूम। जैसे मार्कर है, कुछ ना कुछ स्पेस घेर रहा है, कुछ ना कुछ ये स्पेस घेर रहा है। ये मार्कर कितना स्पेस घेर रहा है? ये मार्कर की शेप है सिलेंड्रिकल, कुछ इस तरह से। अगर मान लो इसका मुझे पता है रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर है, रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो कितना स्पेस घेरेगा? वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। अगर इसकी हाइट मान लो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो आपको आर की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू निकाल पता है, पाई आर स्क्वायर एच से आप निकाल दोगे इसका वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम का मतलब इस मार्कर ने कितना स्पेस घेर रखा है, कितनी जगह घेर रखी है। ठीक है, तो वॉल्यूम का मतलब होता है कोई चीज कितना स्पेस घेरती है, कोई चीज कितना स्पेस घेरती है। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर क्यूब, या फिर सेंटीमीटर क्यूब में भी नापते हैं, या फिर वॉल्यूम को हम लीटर में भी नापते हैं, लीटर में भी नापते हैं। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर होते हैं। भाई इसका मतलब क्या हुआ? 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। इसका मतलब देख लो क्या होता है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। कहने का मतलब अगर मैं एक क्यूबॉइड लूं, एक टंकी बनाऊं क्यूबॉइड शेप की, जिसकी लंबाई हो 1 मीटर, जिसकी लंबाई हो 1 मीटर, चौड़ाई भी क्या हो 1 मीटर हो, चौड़ाई भी क्या हो 1 मीटर हो, और ब्रेथ भी क्या हो 1 मीटर हो। तो बताना इस क्यूब वाली टंकी का वॉल्यूम क्या होगा? टंकी ने कितनी जगह घेर रखी होगी? आप जानते हो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, LBH। यानी इस टंकी का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? 1 मीटर क्यूब। इस टंकी का जो वॉल्यूम होगा कितना होगा बच्चे? 1 इंटू 1 इंटू 1, या ऐसे लिखो L इंटू बी इंटू एच होता है ना। लेंथ कितनी है 1 मीटर, ब्रेथ कितनी है 1 मीटर, हाइट कितनी है 1 मीटर। यानी वॉल्यूम कितना, इसने कितनी जगह घेर रखी है? 1 मीटर क्यूब जगह इसने घेर रखी है ना। इसने कितनी जगह घेर रखी है? इस टंकी ने 1 मीटर क्यूब जगह घेर रखी है। अगर मैं इस टंकी में, इस 1 मीटर क्यूब वाली टंकी में पानी डालता हूं, क्या डालता हूं मैं? पानी डालता हूं, तो इस टंकी में कितना पानी आता है? 1 मीटर क्यूब में कितना पानी आएगा? आप देखोगे 1000 लीटर पानी आ जाएगा। कितने लीटर पानी आ जाएगा? 1000 लीटर पानी आ जाएगा। इस वजह से हम कहते हैं 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर होते हैं, है ना। अब मैं कहूंगा टंकी ने 1000 लीटर जगह घेर रखी है, थोड़ा अजीब लगेगा ना, थोड़ा अजीब लगेगा, बोलने में अजीब लगेगा। तो हम इसलिए कहते हैं टंकी ने कितनी जगह घेर रखी है? 1 मीटर क्यूब जगह घेर रखी है। अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, तो आप क्या कहोगे? 1000 लीटर पानी आ सकता है। ठीक है ना। चलो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? इसमें होता है 1 ml आता है। कितना ml आता है? 1 ml आता है। कहने का मतलब मैं कोई ढक्कन सा बनाऊं क्यूब शेप का, क्यूब शेप का कोई ढक्कन सा बनाऊं, जिसकी लंबाई हो, जिसकी हाइट हो 1 सेंटीमीटर, लंबाई हो 1 सेंटीमीटर और ब्रेथ भी हो 1 सेंटीमीटर। तो इसका जो वॉल्यूम निकालोगे आप कैसे निकालोगे? L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, यानी 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर, ये कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। यानी इस ढक्कन ने कितनी जगह घेर रखी है? 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह घेर रखी है। अगर मैं इसमें पानी डालूं, इस ढक्कन में मैं पानी डालूं, तो आप देखोगे इसमें कितना पानी आएगा? कितना पानी आएगा? कितनी कैपेसिटी का पानी आएगा? आप देखोगे 1 ml का, 1 मिलीलीटर का पानी आएगा इसमें। तो इस वजह से हम कहते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ml होते हैं?
कितने ml होते हैं? 1 मिलीमीटर होते हैं। 1 मिलीमीटर को अगर मैं लिखूँ तो ऐसे लिखता हूँ 10⁻³ लीटर, 10⁻³ लीटर। तो आपने देखा कि वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब में भी नापते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में भी नापते हैं, लीटर में भी नाप लेते हैं। ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं, डेंसिटी पे वापस आते हैं। डेंसिटी पे वापस आते हैं। लीटर है ना, डेंसिटी पे वापस आए। वैज्ञानिकों ने क्या कहा? डेंसिटी होता है मास अपॉन में वॉल्यूम का रेशियो होता है ना। मास की जो एसआई यूनिट होती है क्या होती है? केजी होती है। और वॉल्यूम की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर क्यूब होती है। यानी डेंसिटी को हम, जो एसआई यूनिट होती है डेंसिटी की, वो होती है कितनी? केजी अपॉन में मीटर क्यूब। या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, केजी, अगर एम को ऊपर ले जाऊंगा, केजी मीटर क्यूब, केजी मीटर -3, केजी मीटर -3। अगर पावर को ऊपर ले जाते हैं तो माइनस हो जाती है पावर। ठीक है, ये डेंसिटी की एक और यूनिट होती है। मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो होता है ना डेंसिटी। मास की यूनिट ग्राम भी होती है और वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब भी होती है। तो ग्राम पर सीसी, सेंटीमीटर क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं हम, सेंटीमीटर क्यूब को हम सीसी भी लिख सकते हैं। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, सी मतलब सेंटीमीटर, सी मतलब क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो जो डेंसिटी की दूसरी यूनिट होती है वो होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये होती है सीजीएस यूनिट, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सीसी। या इसको ऐसे लिखते हैं ग्राम पर सीसी, ऐसे लिख दो ग्राम पर सीसी। या फिर इसको ऐसे लिख लो अगर इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। चलो अब इसको फॉर्मूले को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। डेंसिटी को क्या बोला उन्होंने? मास अपॉन में वॉल्यूम का रेशियो होता है डेंसिटी। ठीक है, क्या बोला उन्होंने? मास और वॉल्यूम का क्या होता है? ये रेशियो होता है डेंसिटी। देखो बच्चों, अगर मैं डेंसिटी के फॉर्मूले को ध्यान से देखूं, डेंसिटी के फॉर्मूले को ध्यान से देखूं तो डेंसिटी का ये फॉर्मूला है ना, डेंसिटी बराबर है किसके? मास अपॉन में वॉल्यूम के, मास अपॉन में वॉल्यूम के। अगर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखूं तो मुझे पता लग रहा है कि यदि मास कांस्टेंट हो, यदि क्या हो? मास कांस्टेंट हो, इफ मास इज कांस्टेंट, इफ मास इज कांस्टेंट, तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी को डी लिख देता हूं कुछ देर के लिए। डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? और एक और बात कि भाई अगर कोई भी टर्म डिनोमिनेटर में होती है ना तो उसे कहते हैं हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है ना, तो हम क्या कहेंगे? डेंसिटी वॉल्यूम के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? यदि एक चीज ज्यादा होगी तो दूसरी कम होगी। कहने का मतलब यदि जिस चीज का वॉल्यूम ज्यादा होगा उस चीज की डेंसिटी कम होगी, जिस चीज का वॉल्यूम कम होगा उस चीज की डेंसिटी ज्यादा होगी। इससे मुझे ये बात पता लग रही है, यानी जो चीज ज्यादा जगह घेरेगी उसका घनापन कम होगा, जो चीज कम जगह घेरेगी, वॉल्यूम का मतलब होता है ना जगह घेरना, जो चीज कम जगह घेरेगी उसका घनापन ज्यादा होगा। आइए इस बात को, अभी हमने यही तो पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। मैंने क्या कहा था आपको कि देखो, एक होता सॉलिड, एक होता लिक्विड और एक होता गैस। हमने क्या लिए? सॉलिड के 12 पार्टिकल लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
ये चिपके हुए होंगे। लिक्विड के भी क्या लिए हमने, 12 पार्टिकल लिए ए से, और गैस के भी क्या लिए, 12 पार्टिकल लिए। गैस के पार्टिकल तो कुछ तरह फैले हुए होंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। गैस के भी लिए क्या हमने 12 पार्टिकल्स लिए। तो आप बताओ कौन ज्यादा जगह घेर रहा है। यही बोला था ना वैज्ञानिकों ने कि जो चीज ज्यादा जगह घेरेगी उसका घनापन कम होगा, उसकी डेंसिटी कम होगी। ज्यादा जगह कौन घेर रहा था, गैस घेर रही है ज्यादा जगह। और अभी आपने थोड़ी देर पहले कॉमन सेंस से बताया कि सर गैस की डेंसिटी सबसे कम होगी क्योंकि गैस के पार्टिकल दूर दूर है। और वैज्ञानिकों की भाषा के हिसाब से भी यह बात आपको समझ में आनी चाहिए कि वॉल्यूम जिसका ज्यादा होगा डेंसिटी उसकी कम होगी। यानी सबसे ज्यादा जगह कौन घेर रहा है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका है, गैस का है, तो गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है। वॉल्यूम जिसका सबसे ज्यादा, डेंसिटी उसकी सबसे कम। वॉल्यूम जिसका सबसे कम, डेंसिटी उसकी सबसे ज्यादा। यानी जो चीज जितनी कम जगह घेरेगी, जिस चीज का वॉल्यूम जितना कम होगा उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। या ऐसे कह लो जिस चीज का वॉल्यूम सबसे कम होगा उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। सॉलिड लिक्विड गैस में अगर कंपैरिजन करें, सॉलिड लिक्विड गैस में से जगह सबसे कम किसने घेरी थी, वॉल्यूम सबसे कम किसका था, सॉलिड का सबसे कम था। तो डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, घनापन इसका ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा किसकी होगी, सॉलिड की होगी। तो इस वाले फॉर्मूले से भी आपको प्रूफ मिलना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं इस वाली भाषा को समझने के लिए। अभी आपने देखा था कि मैंने 3 कमरे में गैस भरी थी। ये कमरा ए था, ये बी था, और ये कमरा कौन सा था, सी था। कमरा कौन सा था, सी था, है ना। इसमें मैंने क्या करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्टिकल्स भरे इसमें गैस के। इसमें भी गैस के क्या भरे मैंने, 12 पार्टिकल्स भरे। ये कमरे जितनी जगह घेर लेगी गैस, 5 6 7 8 9 10 11 12। और कमरा नंबर सी में भी कितने पार्टिकल्स भरे मैंने, 12 पार्टिकल्स भरे। पूरे कमरे जितनी जगह घेरती है गैस, क्यों घेरती है, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो आप बताओ सबसे ज्यादा वॉल्यूम कौन सी गैस का है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम कौन सी गैस का, वॉल्यूम का मतलब जगह घेरना। सबसे ज्यादा वॉल्यूम कौन सी गैस का है। आप कहोगे कि सर जो गैस कमरे नंबर सी में है, जो गैस सी वाले कमरे में है उसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। यानी वॉल्यूम सबसे ज्यादा किसका है, वॉल्यूम इस वाली गैस का वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। तो जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा, डेंसिटी उसकी कम। डेंसिटी जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा, डेंसिटी उसकी सबसे कम। मतलब तो ये हुआ ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो देख लो इस वाले फॉर्मूले से प्रूव हो रहा है सी की डेंसिटी सबसे कम है। सी की डेंसिटी क्या है, सबसे कम है। अगर मैं पूछूं वॉल्यूम सबसे कम किसका है, वॉल्यूम सबसे कम है इसका, वॉल्यूम सबसे कम है ए का, तो डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, ए की होगी। डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, ए की होगी, सबसे ज्यादा, है ना। अच्छा, अब एक और आयाम समझने की कोशिश करते हैं हम डेंसिटी का। एक और आयाम समझने की कोशिश करते हैं हम डेंसिटी का।
आपने पढ़ा जो डेंसिटी होता है वो मास अपॉन में वॉल्यूम होता है, यही होता है ना, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है डेंसिटी। कि सर आपने ये तो बता दिया कि यदि मास कांस्टेंट है तो डेंसिटी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम फिक्स कर दे, यदि जगह फिक्स कर दे, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दे, तो आप देखोगे मास न्यूमिनेटर में है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मास के, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मास के फॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। तो लिख लो, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, density is directly proportional to mass. If volume is constant, density is directly proportional to mass. यानी जिस चीज का मास जितना ज्यादा होगा उस चीज की डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर एक चीज ज्यादा होती है तो दूसरी भी ज्यादा होती है। जिस चीज का मास जितना कम होगा उसकी डेंसिटी भी उतनी कम होगी। क्या मतलब हुआ इसका, आइए समझने की कोशिश करते हैं। भाई मेरे पास 3 कमरे थे, तीनों का साइज बराबर था। ये कमरा है ए, ये कमरा है बी, ये कमरा है सी। तीनों का साइज क्या बराबर है, कमरा है सी, तीनों का साइज बराबर है। मैंने क्या करा, एक में मैंने गैस के 4 पार्टिकल भरे, एक में मैंने 10 पार्टिकल भरे, और एक में मैंने क्या करा, 15 पार्टिकल भरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पार्टिकल्स भरे। अभी फॉर्मूले को भूल जाओ, पहले तो ये बताओ कॉमन सेंस से घनापन कहां पर ज्यादा है, डेंसिटी किसकी ज्यादा है, ए की, बी की या सी की? कॉमन सेंस से बताओ, कॉमन सेंस से। पहले तो आप कहोगे सर डेंसिटी तो घनापन होता है, घनापन उसका सबसे ज्यादा होता है जहां पर पार्टिकल ज्यादा पास पास होते हैं। तो आप कहोगे कि सर पार्टिकल देखा जाए तो सी के ज्यादा पास पास है, सी के पार्टिकल्स ज्यादा पास पास है, तो सी की डेंसिटी ज्यादा होगी। अब अगर मैं पूछूंगा डेंसिटी सबसे कम किसकी होगी, ए, बी या सी में से, आप कहोगे सर ए के पार्टिकल ज्यादा दूर दूर हैं, घनापन यहां पर कम है, यानी इसकी डेंसिटी सबसे कम होगी। कॉमन सेंस से तो आपको आंसर मिल गया। फॉर्मूले की बात करते हैं। वैज्ञानिकों ने क्या बोला, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसका मास कम होगा उसकी डेंसिटी कम होगी, है ना। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसका मास कम होगा उसकी डेंसिटी कम होगी। तो आप बताओ कौन सी गैस का मास ज्यादा है, सी वाली, बी वाली की ए वाली? वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तीनों का, जगह तीनों ने सेम घेर रखी है, जगह तीनों ने क्या घेर रखी है, सेम घेर रखी है। अब बताओ कौन सी गैस का मास ज्यादा है? आप कहोगे सर यहां पर 12 पार्टिकल, यहां पर 15 पार्टिकल्स हैं, इस यहां पर गैस के पार्टिकल ज्यादा हैं तो यहां पर गैस का मास भी ज्यादा होगा। अगर यहां पर गैस का मास ज्यादा है तो डेंसिटी होते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मास के, मास ज्यादा तो डेंसिटी भी ज्यादा। तो यानी सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी, सी की, क्योंकि मास इसका क्या था, सबसे ज्यादा। मास क्या था, सबसे ज्यादा, तो डेंसिटी भी क्या होगी, सबसे ज्यादा। डेंसिटी भी क्या होगी, सबसे ज्यादा। ठीक है। अब बताओ मास क्या है यहां पर, मास सबसे कम किसका है? आप कहोगे सर ए वाली गैस का मास सबसे कम है, क्योंकि यहां पर 4 पार्टिकल्स थे गैस के, सबसे कम पार्टिकल्स यहां पर थे, यानी गैस का मास सबसे कम इस वाली गैस का था, मास सबसे कम इसका था, तो डेंसिटी भी सबसे कम किसकी होगी, जिसका मास सबसे कम डेंसिटी भी उसकी सबसे कम।
डेंसिटी सबसे कम किसकी होगी? ए वाली गैस की होगी। मेरे हिसाब से आप फॉर्मूले से भी समझ पा रहे होंगे ये सब चीजें। तो यानी अगर मैं डेंसिटी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूं, डेंसिटी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूं, तो आप बोलोगे सर ए की सबसे कम, फिर बी की बीच में और सी की सबसे ज्यादा। डेंसिटी होगी ए की सबसे कम, बी की बीच में, सी की सबसे ज्यादा। यही होगी ना, ए की सबसे कम, डेंसिटी होगी ए की सबसे कम, बी की बीच में और सी की सबसे ज्यादा। चलो एक मेरा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? और नहीं, नोट करते रहा करो ये स्क्रीन को पॉज करके, ठीक है? एक मेरा क्वेश्चन है कि देखो मैंने एक गिलास में पानी लिया, क्या लिया? पानी। बेटा क्या लिया मैंने? पानी लिया एक गिलास में। दूसरा गिलास ठीक उसी वॉल्यूम का, उसमें मैंने क्या लिया? शहद लिया, शहद, हनी। क्या लिया मैंने? शहद लिया, शहद, शहद, हनी, ठीक है ना? शहद लिया, इसमें क्या लिया मैंने? शहद लिया। तो आप बताओ क्या दोनों का वॉल्यूम फिक्स है? भाई हाँ, आप कहोगे सर दोनों का वॉल्यूम तो फिक्स है। क्यों फिक्स है? क्योंकि दोनों सेम जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ये भी उतनी जगह घेर रहा है, ये भी उतनी जगह घेर रहा है, ये भी उतनी जगह घेर रहा है, ये भी उतनी जगह घेर रहा है। अच्छा एक बार बताओ, मास किसका ज्यादा होगा? अगर मैं इस पानी को तोलूं, इस पानी को मैं तोलूं और इस शहद को मैं तोलूं, मास किसका ज्यादा होगा? या दोनों का बराबर होगा? कौन सा भारी होगा? आप कहोगे सर हम महसूस करते हैं कि शहद भारी होता है, अगर उसी गिलास में अगर पानी लोगे, पानी हल्का होता है। दोनों का वॉल्यूम क्या कांस्टेंट है, लेकिन मास किसका ज्यादा है? हनी का ज्यादा है। मास किसका ज्यादा है? मास ज्यादा है इसका, और मास कम होगा किसका? पानी का। फॉर फिक्स वॉल्यूम मास कम होगा किसका? पानी का। तो आप बताओ डेंसिटी किसकी ज्यादा है, किसकी कम है? पानी और हनी में से डेंसिटी किसकी ज्यादा, किसकी कम? आप कहोगे सर अभी आपने बताया कि फॉर फिक्स वॉल्यूम डेंसिटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। मास जिसका ज्यादा, डेंसिटी भी उसकी ज्यादा, जिसकी लाठी उसकी मैस। मास जिसकी ज्यादा, डेंसिटी भी उसकी ज्यादा। मास जिसका कम, डेंसिटी भी उसकी कम। यानी शहद की डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। शहद की डेंसिटी ज्यादा होगी और पानी की डेंसिटी क्या होगी बच्चे? कम होगी। पानी की डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। क्लियर है ना? पानी की डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना? एक बार खत्म करते हैं टॉपिक को एक बारी में, कभी जिंदगी में डेंसिटी को लेकर दिक्कत ना हो, है ना? अगर अब डेंसिटी समझ नहीं आया ना बच्चे, तो जिंदगी में कभी समझ नहीं आएगा, कोई नहीं समझाएगा आपको बड़ी क्लासेस में। बड़ी क्लासेस में मान के चलते हैं कि आप डेंसिटी का मतलब जानते होंगे, ठीक है? जैसे मैं बड़े बच्चों को पढ़ाता हूं जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, तो वो बेचारे संघर्ष करते हैं डेंसिटी में। डेंसिटी का मतलब नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि बचपन में कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया होता। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग वो गलती ना करो, अपना कंसेप्ट एक बारी में क्लियर करो। चलो अच्छा देखो बच्चों, मैंने क्या करा, एक मैंने ईंट बनाई। किसकी ईंट? तो वैसे पत्थर की होती है, मैंने एक रुई की ईंट बनाई। किसकी ईंट बनाई मैंने? एक रुई की ईंट बनाई। किसकी ईंट बनाई? कॉटन की ईंट बनाई, रुई की ईंट बनाई इस शेप की। एक मैंने क्या करा, बिल्कुल सेम हूबहू इसी शेप की मैंने क्या करी, चौक की ईंट बनाई। किसकी ईंट बनाई? चौक की ईंट बनाई।
चोक। चोक समझते हो ना, बोर्ड पे लिखने वाला चोक। और बिल्कुल इसी शेप की मैंने लोहे की ईंट बनाई। किसकी? आयरन की ईंट बनाई, लोहे की ईंट बनाई। तो आप बताओ कौन ज्यादा जगह घेर रहा है, किसका वॉल्यूम ज्यादा है? कॉटन का, चौक का कि आयरन का? कौन ज्यादा जगह घेर रहा है, वॉल्यूम किसका ज्यादा है? मेरा क्वेश्चन यह है, वॉल्यूम किसका ज्यादा है, कॉटन का, चौक का कि आयरन का? आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो सर, जब जगह तीनों सेम ही घेर रहे हैं तो वॉल्यूम तो तीनों का फिक्स है, वॉल्यूम तीनों का सेम है। वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। वॉल्यूम क्या है सर? इन सबका क्या है? सेम है। वॉल्यूम क्या है? तीनों का सेम है। वॉल्यूम है तीनों का सेम। क्यों? क्योंकि तीनों की तीनों जगह सेम जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं, सेम जगह घेर रहे हैं। वॉल्यूम है तीनों का सेम। अब मैं पूछूं, बताओ किसका मास ज्यादा है? अगर मैं इनको हाथ में उठाऊं तो मुझे कौन भारी लगेगा, कॉटन, चौक की आयरन? बताओ सबसे हल्का कौन लगेगा, पहले तो बताओ। आप कहोगे सर सबसे हल्का मुझे लगेगा कॉटन। सबसे हल्का क्या लगेगा मुझे? कॉटन लगेगा। महसूस करते हैं हम सबसे हल्का क्या लगता है? कॉटन लगता है। यानी मास सबसे कम किसका है? कॉटन का। सबसे कम किसका है? कॉटन का। सबसे भारी कौन लगेगा आपको? सबसे भारी आपको कौन लगेगा अगर हाथ में उठाओगे आप? सबसे भारी कौन लगेगा? मास सबसे ज्यादा किसका लगेगा आपको? आयरन का लगेगा। महसूस करते हो? सबसे ज्यादा आयरन का लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर मैं पूछूं कि बताओ फिर सबसे कम डेंसिटी इन तीनों में से किसकी है? सबसे कम डेंसिटी इन तीनों में से किसकी है? कॉटन, चौक या आयरन में से किसकी है? आप कहोगे सर मास जिसका सबसे कम, डेंसिटी भी सबसे कम। फॉर फिक्स वॉल्यूम आपने बताया था ना अभी, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मास जिसका सबसे कम उसकी डेंसिटी भी सबसे कम। तो इस आपकी बात के मुताबिक मास सबसे कम कॉटन का है, तो डेंसिटी भी सबसे कम किसकी होगी बच्चे? कॉटन की होगी। डेंसिटी क्या होगी? सबसे कम कॉटन की होगी। अगर मैं पूछूं डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी? आप कहोगे सर जिसका मास ज्यादा उसकी डेंसिटी भी सबसे ज्यादा। तो डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी? डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी? डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी? आयरन की। डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी? आयरन की। ठीक है, आयरन की सबसे ज्यादा होगी डेंसिटी। ठीक है ना? यानी अगर मैं इसको डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाऊं, इंक्रीजिंग यानी बढ़ता हुआ क्रम में लगाऊं, तो आप देखोगे डेंसिटी जो होगी कॉटन की सबसे कम, बीच में कहीं चौक की, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? आयरन की। सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? आयरन की होगी। आपकी किताब में 9th क्लास की एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे रखा है, आइए उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। वो डेंसिटी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आपसे पूछा हुआ है अरेंज द फॉलोइंग थिंग्स in the increasing order of their density, in the increasing order of their density. Arrange the following things in the increasing order of their
डेंसिटी। डेंसिटी के बढ़ते हुए क्रम में आपको चीजों को अरेंज करना। कौन कौन सी चीजें दे रखी थी आपको? आपको दे रखा था चौक, कॉटन, एयर, हनी, एग्जॉस्ट फ्रॉम एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, आयरन, आयरन, वाटर, आयरन, वाटर। इन चीजों को आपको डेंसिटी के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। यानी पहले आपको वो चीज लिखनी है जिसकी डेंसिटी सबसे कम, फिर वो चीज लिखनी है, फिर ऐसी डेंसिटी बढ़ाते हुए आपको चलना है। कैसे करोगे क्वेश्चन को? टेक योर टाइम। कैसे करोगे क्वेश्चन को? आप कहोगे सर अभी आपने बताया कि डेंसिटी सबसे कम होती है गैस की, सबसे कम गैस की होती है, फिर होती है लिक्विड की, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है? सॉलिड की। तो सबसे पहले तो मुझे गैस ढूंढनी है, सबसे कम बतानी है। गैस ढूंढने, गैस कौन कौन से? यहां पर दो गैस है, एक एयर गैस है और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी भी क्या है? गैस है, गैस है। लिक्विड कौन कौन है इधर? लिक्विड कौन कौन है इधर भाई? एक जो शहद है वो लिक्विड है, एल मतलब लिक्विड, और पानी भी क्या एक लिक्विड है। सॉलिड कौन कौन है वहां? यहां पर सॉलिड सर आप कहोगे तीनों हैं, चौक भी सॉलिड है, कॉटन भी सॉलिड है और आयरन भी क्या है? सॉलिड है। तो सॉलिड मतलब एस लिख देता हूं मैं, एस, एस और एस। तो सबसे पहले तो आपको गैस में से देखो डेंसिटी सबसे कम किसकी होगी? अब एयर की होगी या फिर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी की होगी? चिमनी के एग्जॉस्ट की होगी। तो अब बताओ दोनों गैसेस में से गर्म कौन सी होती है? अभी आपको बताया गर्म वाली चीज की डेंसिटी कम होती है, गर्म वाली चीज की डेंसिटी कम होती है। तो इन दोनों में डेंसिटी सबसे कम किसकी होगी? इसकी होगी, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। तो पहले लिखोगे एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी की सबसे कम, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी की सबसे कम। फिर दूसरे नंबर पे कौन सी गैस है? हवा है ना, एयर। चलो गैस का तो सर हो गया, अब आते हैं लिक्विड पे। गैस कंप्लीट हो गई ना हमारी। अब लिक्विड में कौन कौन बचा? हनी और पानी। हनी और पानी में से कम किसकी होगी सर? क्योंकि वाटर का मास कम होता है तो वाटर की कम होगी। फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा लिक्विड का, फिर हनी आ जाएगा। अब आते हैं सॉलिड पर। सॉलिड पर आते हैं। सॉलिड में सबसे कम किसकी होगी? कॉटन की। क्यों? क्योंकि कॉटन का मास कम होता है। फिर होगी चौक की, कॉटन का मुकाबले ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा किसकी होगी? आयरन की। तो ये था आपका आंसर, कॉटन, चौक, फिर आयरन। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। मुझे उम्मीद है बच्चे आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एक लास्ट कंसेप्ट और है डेंसिटी में। डेंसिटी में फिर आज के बाद आपकी कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक लास्ट कंसेप्ट और समझ लो, ठीक है? कोई टंकी थी मेरे पास, कोई टंकी थी, इसमें मेरे पास ना नमक वाला पानी था, कुछ नमक वाला पानी था। नमक वाला पानी था। मैंने क्या करा, मैंने क्या करा कि ना एक गिलास लेके आया, पानी में डाला और गिलास से थोड़ा सा पानी बाहर निकाल लिया।
गिलास में क्या करा, थोड़ा सा पानी इस टंकी से मैंने क्या करा, बाहर निकाल लिया। गिलास में क्या करा, थोड़ा सा पानी मैंने क्या करा बच्चे, बाहर निकाल लिया। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, जो मैंने गिलास से पानी बाहर निकाला, क्या इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, या उतनी रहेगी? मान लो इस पानी की डेंसिटी थी 4 थी, 4 kg पर मीटर क्यूब। इस पानी की डेंसिटी कितनी थी, 4 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी। केजी पर मीटर क्यूब में नापते हैं ना, 4 kg पर मीटर क्यूब थी। मैंने क्या करा, गिलास लेके आया, गिलास में ये पानी अलग से निकाल लिया, गिलास को डुबोया, पानी अलग से निकाल लिया। तो मेरा ये क्वेश्चन है, जो ये वाला पानी होगा इसकी डेंसिटी 4 होगी, 4 से कम होगी, या 4 से ज्यादा होगी? इसकी डेंसिटी 4 होगी, 4 से कम होगी, कि 4 से ज्यादा होगी? इसका आंसर मुझे चाहिए। पहले तो कॉमन सेंस सर्वोपरि होते, सबसे ऊपर होते कॉमन सेंस। कॉमन सेंस से आंसर दो पहले तो। आप होगा सर, आपने डेंसिटी का मतलब बताया था घनापन, डेंसिटी का मतलब बताया था घनापन, है ना? घनापन का मतलब कोई चीज जितनी पास पास होती है उसे कहते हैं घनापन, है ना? जब आप क्या करोगे, किसी गिलास में पानी निकाल लोगे, उसका घनापन तो वही रहेगा। अब ऐसा तो है नहीं मैंने गिलास में नमक वाला पानी अलग से निकाल लिया, अब नमक वाला पानी यहां पर मोटा हो जाएगा, घनापन ज्यादा हो जाएगा इसका, या नमक वाला पानी पतला हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। जितनी यहां पर पानी की मोटाई थी, गिलास वाले पानी में भी उतनी मोटाई होगी, उतना ही घनापन होगा। कहने का मतलब, अगर मान लो नमक वाले पानी के बीच में के पार्टिकल्स के बीच में मान लो स्पेस 2 सेंटीमीटर का था, अभी ये बहुत ही ज्यादा हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मैं कह रहा हूं 2 सेंटीमीटर का गैप था, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, बहुत कम गैप होता है, समझाने के लिए आके आपको समझ में आ जाए। नमक वाले पार्टिकल्स के बीच में गैप क्या था, 2-2 सेंटीमीटर का था, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, तो इस तरह से गैप था। अगर मैंने गिलास में निकाल लिया तो अभी भी तो गैप 2 सेंटीमीटर का ही रहेगा, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, बीच में, यानी जो पार्टिकल का घनापन होगा वो तो वो का वही रहेगा। लिक्विड जैसा था पहले, जितना पतला था वो अभी भी उतना ही पतला रहेगा ना, तो डेंसिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। याद रखना, जब भी किसी मिक्सचर से हम किसी चीज थोड़ा सा मिक्सचर निकाल लेते हैं, जब भी किसी मिक्सचर से हम थोड़ा सा मिक्सचर निकाल लेते हैं, तो डेंसिटी पे कोई असर नहीं पड़ता, डेंसिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। अब आप कहोगे सर एक बात बताओ, आपने बताया था, चलो ये बात तो ठीक है, ये तो समझ में आ गई, अगर किसी मिक्सचर से हम थोड़ा सा मिक्सचर निकाल लेते हैं तो उसकी डेंसिटी पे कोई असर नहीं पड़ता, यानी अगर इसकी डेंसिटी 4 थी तो इसकी भी क्या रहेगी, 4 रहेगी। सर एक बार बताओ, आपने डेंसिटी का मतलब बताया था, मास अपॉन में वॉल्यूम भी तो आपने मतलब बताया था, है ना? और आपने कहा कि जिसका मास कम होगा उसकी डेंसिटी भी कम होगी। अगर आप इसमें से एक गिलास पानी निकाल लोगे अलग से, तो यहां पर मास तो कम हो गया पानी का। भाई मान लो ये 5 लीटर पानी था, कितने लीटर पानी था, 5 लीटर पानी था, जिसका वजन था 20 किलो, 20 किलो, जिसका वजन था 20 किलो। आपने क्या करा, इसमें से 4 किलो पानी निकाल लिया। कितने किलो पानी निकाल लिया, 4 किलो पानी निकाल लिया, है ना? 4 किलो पानी निकाल लिया आपने। तो देखो आपका क्वेश्चन ये हो सकता था कि देखो सर अभी आपने बताया कि भाई जो डेंसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, तो एक बार बताओ इस वाले पानी का जो मास कम है, भाई इस वाले पानी का मास ज्यादा है, इस वाले पानी कम हो गया, जो आपने गिलास डुबो के इसमें से पानी निकाला, इस वाले पानी का मास कम है। अगर मास कम होता है तो डेंसिटी कम होनी चाहिए, लेकिन अभी तो आप कह रहे हो सेम होगी। डेंसिटी कम होनी चाहिए लेकिन अभी आप कह रहे हो सेम होगी। देखो बच्चों आपकी बात सही है कि अगर मास कम है तो डेंसिटी कम होनी चाहिए, लेकिन आप ये भी तो देखो वॉल्यूम भी तो कम हो गया।
इस वाले पानी का वॉल्यूम भी तो कम हो गया। पहले पानी 5 लीटर की जगह घेर रहा था, अब ये वाला पानी 1 लीटर की जगह घेर रहा है। पहले 20 किलो का पानी 5 लीटर की जगह घेर रहा था, अब 4 किलो का पानी 1 लीटर की जगह घेर रहा है, तो वॉल्यूम भी तो कम हो गया। और डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम। जब भी किसी मिक्सचर से आप थोड़ा सा मिक्सचर निकाल लेते हो, जब भी किसी मिक्सचर से आप थोड़ा सा मिक्सचर निकाल लेते हो, अलग कर लेते हो, तो होता क्या है, मास और वॉल्यूम दोनों कम होते हैं, दोनों कम होते हैं। मास और वॉल्यूम क्या होते हैं? दोनों कम होते हैं। और ये दोनों कुछ इस तरह से कम होते हैं कि जो दोनों का रेशियो कांस्टेंट रहता है। वो दोनों कुछ इस तरह से कम होते हैं, मास और वॉल्यूम दोनों कुछ इस तरह से कम होते हैं, जो इन दोनों का रेशियो है, मास और वॉल्यूम का जो रेशियो है यानी डेंसिटी है, वो क्या रहे? कांस्टेंट रहे। एग्जांपल के तौर पर, जैसे अगर मैं इस वाले लिक्विड की डेंसिटी निकालूं, आप कहोगे सर डेंसिटी होता है मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम। इस वाले लिक्विड का मास था 20 किलो और वॉल्यूम कितना घेर रहा था, जगह कितनी घेर रहा था? 5 लीटर की जगह घेर रहा था। यानी अगर इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा? 4 kg पर लीटर, 4 kg पर लीटर, है ना। kg पर लीटर भी डेंसिटी की यूनिट हो सकती है। अगर लेकिन ऐसा यूनिट की बात करोगे तो kg पर मीटर क्यूब होती है। यहां मैं आपको समझाने के लिए लीटर ले रहा हूं, ठीक है ना। kg पर लीटर, मास अपॉन में वॉल्यूम। अगर मैं इसकी डेंसिटी की बात करूं, इसकी डेंसिटी की मैं बात करूं, इस वाले पानी की डेंसिटी कितनी होगी? मास अपॉन में वॉल्यूम। मास कितना है इसका? 4 किलो। वॉल्यूम कितना जगह घेर रहा है? 1 लीटर की जगह घेर रहा है, यानी इसकी जो डेंसिटी हो गई वो भी आगे कितनी? 4 kg पर लीटर। तो आप देख रहे हो कि डेंसिटी दोनों की सेम है, कि भाई मास और वॉल्यूम का रेशियो कुछ इस तरह से कम हुआ। पहले मास कितना था? 20 था, अब मास कितना हुआ? 4 हुआ। वॉल्यूम कितना था? 5 था, अब वॉल्यूम कितना हुआ? 1 हुआ। तो यानी मास और वॉल्यूम का रेशियो कुछ इस तरह से कम हुआ कि दोनों का जो रेशियो होता है, मास और वॉल्यूम कुछ इस तरह से कम हुए कि जो दोनों का रेशियो होता है वो क्या रहे? कांस्टेंट रहे। यानी इस वाले पानी की डेंसिटी अगर इसकी 4 थी तो इसकी भी क्या रहेगी? 4 होगी, ठीक है। अगर इसकी 4 थी तो इसकी भी क्या होगी? 4 होगी। यानी यहां से हमने एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीख रहे हैं, यदि किसी मिक्सचर से थोड़ा सा मिक्सचर निकाल दिया जाए तो डेंसिटी कभी नहीं बदलती, डेंसिटी कभी नहीं बदलती। अगर ये मार्कर है, मार्कर का मैं थोड़ा सा हिस्सा तोड़ दूं, मार्कर है ना ये, मार्कर का मैं थोड़ा सा हिस्सा तोड़ दूं, तो टूटे हुए हिस्से की जो डेंसिटी होगी ना वो ओरिजिनल मार्कर के बराबर ही होगी। जो टूटे हुए हिस्से की डेंसिटी होगी वो क्या होगी? ओरिजिनल वाले मार्कर की डेंसिटी के बराबर ही होगी। क्लियर हो रही है आपको मेरी बात? ठीक है, चलो एक और थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर एक बार बताओ, कि सर एक बड़ी सी टंकी थी, बड़ी सी टंकी थी, बहुत बड़ी, उसमें पानी भरा हुआ था, उसमें पानी भरा हुआ था। अब अगर इसमें अलग से एक बाल्टी पानी मैंने लिया, सेम डेंसिटी का, अगर इसमें पानी था, नॉर्मल पानी था, इसमें भी मैंने एक बाल्टी में पानी लिया और इस वाले पानी को मैंने क्या करा? इस टंकी में उलट दिया। इस वाले पानी को क्या करा मैंने? इस टंकी में उलट दिया। तो आप बताओ सर, क्या टंकी के पानी की डेंसिटी बदलेगी? ये भी पानी है, ये भी फ्रेश वाटर है और ये भी पानी है, दोनों की डेंसिटी सेम है। टंकी के पानी की डेंसिटी बदलेगी? क्या आप आंसर देना चाहोगे इसका? क्या टंकी के पानी की डेंसिटी बदलेगी? भाई डेंसिटी वो की वही रहेगी। अगर किसी मिक्सचर में तुम वही वाला मिक्सचर मिलाते हो तो भी डेंसिटी पे कोई असर नहीं पड़ता। क्यों असर नहीं पड़ता? क्योंकि जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम, है ना। नो डाउट आपने पानी मिला के क्या बढ़ाया? मास बढ़ाया। आपने पानी मिला के क्या बढ़ाया? मास बढ़ाया। तो आप देखोगे मास बढ़ा लेकिन वॉल्यूम भी तो बढ़ जाएगा। इस टंकी का जो वॉल्यूम होगा वो भी तो बढ़ जाएगा। तो यानी मास और वॉल्यूम कुछ इस तरह से बढ़ेंगे कि जो दोनों का रेशियो है कांस्टेंट रहे, दोनों की जो डेंसिटी रहे कांस्टेंट रहे। अगर इस पानी की डेंसिटी 1 थी,
1 ग्राम पर सीसी थी, ग्राम पर सीसी में भी नापते हैं ना डेंसिटी को, तो इस पानी की भी डेंसिटी क्या रहेगी, 1 ग्राम पर सीसी मिलाने के बाद। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर बच्चों आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करना ना भूलें, और दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचाएं, उनकी हेल्प करें। ठीक है, चलिए फिर।